हेलो एंड वेलकम टू स्टडी रूम। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को समाप्त करते हुए असहयोग आंदोलन के अंत के बारे में पढ़ेंगे। तो असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी ने अनुयायी ग्रामीण इलाकों पर रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर डालना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील यह थी कि पार्टी के परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को भी प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के माध्यम में गांवों में किए गए जितने भी व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफी मदद मिली। ठीक है, और 1910 में शुरू किए गए जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन थी उसके लिए ये जनाधार काफी उपयोगी साबित हो गए। अब क्या हुआ कि 1927 के समय इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन को क्या किया था कि उन्होंने अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। ठीक है, इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने के लिए भेजा गया था। इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं थे। ठीक है, तो जो भारतीय प्रतिनिधि नहीं थे, सभी के सभी हमारे कंपनी के यानी कि विदेशी थे। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष आया। सभी राजनीतिक संगठनों में भी आयोग में बहिष्कार फैलने लगा। जब कमिश्नर के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारा लगाया, साइमन वापस जाओ, यानी कि साइमन गो बैक। तो ये जो चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में, उसके बाद असहयोग आंदोलन, जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं, वो बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने 1929 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट फ्रीडम और स्वराज के लिए लड़ने का संकल्प ले लिया था। अब यहाँ पे हम क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको HSRA भी कहते थे, तो ये इसका गठन किया गया। किसके अंडर था ये? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव, और उसके साथ अन्य और भी लोग थे। और ये 1928 में HSRA का गठन हो चुका था। अब दांडी मार्च, तो ये अगर आप जानते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा एक फेमस और बहुत ही ज्यादा मशहूर मार्च था और एक जो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। तो विदेशियों ने क्या करा था कि नमक पर टैक्स लगा दिया था, यानी कि कर लगा दिया गया था नमक पर। अब नमक जैसी चीज जो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में मिलती है, गरीबों के लिए ज्यादा मसाले नहीं तो नमक तो सबसे बेसिक चीज होती है, नमक बहुत ही महंगी कर दी गई थी। तो ये चीज के विरोध में गांधी जी ने 1930 में नमक यात्रा में नमक कानून को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा की शुरू कर दी थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरू कर दी थी। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, साबरमती, जहाँ पे भी रहते थे जो गुजरात में है, साबरमती से दांडी तक का एक मार्च यानी कि एक मार्ग उन्होंने तय किया जो कुछ 240 मील दूर था। और उन्होंने वहां पे जाके नमक को उठाया और सार्वजनिक सबको बांटना शुरू कर दिया। तो ये दांडी मार्च था जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, और इस जो भी स्वतंत्रता संग्राम की जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और जो भी घटनाएं हुई थी उसमें महिलाओं की बहुत बड़ा रूप था। वैसे उनमें से एक थी सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू को गांधी जी को महिलाओं को भी नमक सत्याग्रह में शामिल होने के लिए, उनको अनुमति देने के लिए राजी करना पड़ा सरोजिनी नायडू को। ठीक है, कर्नाटक की अंबाबाई ने भी उडुपी में कपड़े और शराब की दुकानों पर धरना लगाना शुरू कर दिया। तो एक एक करके, जैसे एक जगह दांडी मार्च हो रहा था तो दूसरी जगह पे अलग अलग चीजों पे एक ही टाइम पे, एक ही समय पे अलग अलग विद्रोह साइमल्टेनियसली यानी कि साथ हम साथ चल रहे थे। और गांधी जी का यही मकसद था कि ब्रिटिशर को, यानी कि हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनको एक ऐसे सिचुएशन में, एक ऐसे उसमें घटना में लाया जाए ताकि उनके पास कोई ऑप्शन ही ना हो, कोई विकल्प ही ना हो,
उनकी बातें, उनकी मांगों को सुनने के लिए। तो भारतीय सरकार अधिनियम जो 1935 में हुआ था, उसमें भारत सरकार के अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्ता, ठीक है, यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी निर्धारित की और सरकार को 1947 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव की घोषणा कर दी थी। कांग्रेस से कुछ 11 में से 7 प्रांतों में सरकारें बन गई थी, तो इलेक्शन हो रहा था। 11 प्रांतों में से 7 जो भी प्रांत थे उनमें सब में कांग्रेस की ही सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेस शासन चला, ठीक है, और ये 1939 मतलब 2 साल तक चला ये। और 1939 में हमें पता है कि दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका था, ठीक है। तो हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद के लिए तैयार थे, लेकिन इसके बदले वे चाहते थे कि यदि वे ब्रिटेन को मदद करेंगे तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त की जाए। अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी, कांग्रेस सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया था। अब हमें पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ वो देखेंगे, ठीक है। तो भारत छोड़ो, तो 1942 में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन में जितने भी प्रदर्शनकारी थे वे हर जगह पुलिस से लोहे ले रहे थे और हजारों लोग गिरफ्तार हो चुके थे, हजारों से ज्यादा मर भी चुके थे और असंख्य लोग घायल हो गए। और इस आंदोलन में किसान, पढ़े लिखे लोग, युवा सभी के सब जुड़ चुके थे और उन्होंने सबने मिलकर इस आंदोलन में वे कूद पड़े। देश भर से संचार तथा बड़े बड़े लोग, सब लोग हमले के लिए आ गए थे और सब शामिल हो चुके थे। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए थे इसमें, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, कुछ 1 लाख लोग पुलिस की गोली खा के मर भी चुके थे। तो मतलब अगर हमें देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पे हो चुका था और बात मतलब पानी सर के ऊपर आ गई थी कि अब छोड़ो या मरो वाली बात है, ठीक है। तो परंतु हमने फिर देखा कि कैसे आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर ही दिया था। अब विभाजन की मांग, यहाँ पे हम जैसे बात कर रहे हैं कि ये जो अगर आप मैप देख रहे हैं, ये है प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया, यानी कि ये तब का मैप है जब भारत में पाकिस्तान उसका पार्ट था, ठीक है, जब विभाजन नहीं हुआ था। और ये पार्टीशन से पहले की बात है, ठीक है। तो 1940 में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करने का प्रस्ताव पेश करा। उन्होंने बोला कि हमें एक अलग राज्य चाहिए जिसमें हम रह सके। उन्होंने पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए उन्होंने प्रस्ताव रखा और उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, ठीक है। उसने बस बोला था कि हमें ये राज्य अलग चाहिए। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए जो भी स्वायत्त व्यवस्था की जो मांग की वो क्यों की, ठीक है। तो 1930 के दशक जब अगर हम बात करेंगे तो उस दशक में आखिरी के कुछ सालों में लीग जो मुसलमान लीग के लोग हैं और हिंदुओं में अलग अलग राष्ट्र मानने लगे थे। इस विचार तक पहुंचने तक 20-30 साल तक हिंदू और मुसलमानों के बीच संगठन बीच हुए नहीं हुए। और फिर एक ऐसा दौर आया जब मुस्लिम लीग ने बोला कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ। तो अब यहाँ पे हमें पता है कुछ चुनाव से पहले ये संभव था कि चुनावों के बाद कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। तो 1937 में चुनाव हुआ, ठीक है। अब इन चुनावों में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया गया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्या है और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा एक गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लोग को ये भी भय था कि, और ये भी उनको लग रहा था कि कैसे मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल पाएगा।
तो 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत के कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करा, जिससे और फासला बढ़ चुका था। मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने पाकिस्तान की मांग की जांच के लिए 3 सदस्यों का परिसंघ दिल्ली भेजा था। अब इस परिसंघ का सुझाव दिया गया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम जो मुस्लिम है वे बहुत क्षेत्रों में को कुछ स्वतंत्रता देने के लिए वे ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाएगा। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव से कुछ खास प्रावधानों से सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय हो चुका था और ऐसा था कि देश का विभाजन होना ही होना है। तो कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया, जिसमें पाकिस्तान की मांग को जीतने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन का आह्वान किया गया था। कई लाख लोग मारे गए, इसमें असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा इतने सारे अत्याचार झेलने पड़े, उनका सामना करना पड़ा। ठीक है, करोड़ों लोगों को अपने घर बाहर छोड़कर भागना पड़ा। कुछ लोग जो पंजाब, लाहौर और ये सब एरिया में रहते थे, तो फिर यदि उनको पाकिस्तान जाना था तो फिर वो अपने घर बाहर छोड़ के सब कुछ छोड़ के बस बॉर्डर क्रॉस करते थे। तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग एक अजनबी जमीन पर जा रहे थे। ठीक है, विभाजन का नतीजा ये भी हुआ कि भारत की जो शल्क सूरत एकदम ही ज्यादा बदल गई। हमें पता है कि अब मैप में पाकिस्तान एक अलग देश है और भारत का जो मैप है वो बिल्कुल ही अलग हो चुका है। ठीक है, तो पाकिस्तान का जन्म कुछ इस प्रकार हुआ, एक नया देश बन चुका था। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का ये जो आनंद विभाजन की जो पीड़ा हिंसा के साथ हमारे सामने आई थी। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1870 से 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे। तो सबसे पहले क्या हुआ था, तो 1878 में आर्म्स एक्ट आया था, हमने जैसे पढ़ा था पहले भी। तो भारतीयों ने अपने पास इस एक्ट के तहत ये था कि भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकते थे और उनसे सारे हथियार छीन लिया गया था। तो अगर उनको अपने बचाव में कुछ भी करना था तो वो बिल्कुल असंभव था। ठीक है, उसी साल वर्नाक्युलर एक्ट भी पास हुआ था, जिसमें सरकार ने अपनी आलोचना का अधिकार छीन लिया था। इससे आपत्ति ये थी कि जो प्रिंटिंग प्रेस सहित जिन्होंने भी इसके अगेंस्ट विरुद्ध आपत्ति करी, उनका प्रिंटिंग प्रेस सहित जितनी भी संपत्ति थी वे सब कुछ वे छीन लेंगे, कंपनी यानी कि ब्रिटिश छीन लेंगे। फिर इल्बर्ट बिल लागू हुआ था 83 में, जिसके प्रयास में बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय नागरिकों के मुकदमे की सुनवाई कर सकती है। तो ये थे 3 पॉइंट जो इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट थे। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही है। तो कांग्रेस ने उस समय सरकार और शासन में भारतीयों को और अधिक जगह दिए जाने के लिए उन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक भाग ऐसा भी था, क्योंकि उस समय तक जितने भी अधिकांश महत्वपूर्ण नौकरियां थी वे सब गोरों के कब्जे में थी। और फिर हम ये भी देखते हैं कि कैसे कांग्रेस ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की उन्होंने मांग करी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले विश्व युद्ध से पहले कौन सी आर्थिक असर पड़े। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत सरकार के व्यय में भारी बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, सरकार के जितने भी निजी आय थे, व्यवसायिक लाभ थे, वे सब बढ़ चुके थे। जरूरी चीजों की जो कीमतें थी वे भी बहुत ज्यादा भारी उछाल आ गया था उसमें भी। औद्योगिकरण यानी कि जो औद्योगिकरण के लिए जितनी भी वस्तुएं थी यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जैसे जूट के बोरे, कपड़े, रेल पटरियां एक्सेट्रा, इन सब चीजों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अगले प्रश्न में आते हैं,
1940 में मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव में क्या मांग रखी, हमने अभी ही इस वीडियो में ये बारे में पढ़ा है, तो आपको पता ही है कि 1940 में मुस्लिम लीग की मांग यह थी कि मुस्लिम लीग ने ये प्रस्ताव रखा कि वे देश के जो उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों में मुसलमानों के लिए उनको एक स्वतंत्र राज्य चाहिए था। उन्होंने उस चीज की मांग करी। इस चीज का प्रस्ताव में विभाजन में पाकिस्तान का जिक्र हुआ था। अगला प्रश्न को मैंने ए और बी पार्ट में, दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है, तो अभी हम देखते हैं। ठीक है, अब पहला पार्ट ये पूछ रहा है मध्यम मार्गी कौन थे, और दूसरा पार्ट ये पूछ रहा है वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह के संघर्ष करना चाहते थे। ठीक है, तो मध्यम मार्गी यानी कांग्रेस के वे प्रारंभिक नेता थे, मध्यम मार्गी थे, जिन्हें इन नेताओं में बहुत ही प्रमुख थे। ठीक है, जिसमें जैसे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब। ठीक है, अब ये लोग किस तरह से संघर्ष करना चाहते थे? उनका मानना ये था कि नेताओं को इस बात का विश्वास था कि जो अंग्रेज है वे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, सभ्य है, यदि वे भारतीयों के दुख दर्द को बताएंगे तो वे समझेंगे, यानी कि कंपनी इस बात को समझेगी। लेकिन उनका ये भी मानना था यदि वे नहीं समझती है तो नेता पढ़े लिखे तो थे ही, मतलब जो मध्यम मार्गी कांग्रेस के जो भी नेता थे वे ये कहते थे कि सरकार ने ये बोला कि इन अत्याचारों, जो अत्याचार हो रही है, लोगों को बताना जरूरी है। गलत नीतियां जो बन रही है और इसका जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है जनता पर, इसको अवगत कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। छठे प्रश्न को देखते हैं। कांग्रेस में अमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्यम मार्गों की राजनीति से किस तरह भिन्न थी? ठीक है, तो जो नरमपंथी संघर्ष थे उसमें शांतिपूर्वक तरीकों का उपयोग किया गया था, पर जो गर्मपंथी थे उसमें उग्र और क्रांतिकारी तरीकों को अपनाया गया था। नरमपंथी में सरकार उन न्याय संगत मांग वे कर रही थी, बट गर्मपंथी में बिना दबाव के अंग्रेजों की मांग पूरी नहीं करेगी। फिर उनका ये, नरमपंथी का ये भी मानना था कि प्रार्थना, अपीलों या जो भी याचिका में विश्वास रखते थे, लेकिन गर्मपंथी का ऐसा मानना नहीं था। उनका कहना था कि विरोध करना ही पड़ेगा। तो प्रश्न देखते हैं, चर्चा करें कि भारत में विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन किस किस तरह पे, किस रूप पे हुआ, लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे। तो इसका जवाब हमने पहले पढ़ा है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो हमें पता है कि खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, हमें पता है शराब की दुकानों में घेराबंदी हुई थी, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में हुई थी। वन सत्याग्रह हुआ था गंटूर जिले में, यहाँ पे आदिवासियों ने करा था। खिलाफत और असहयोग गठबंधन भी हुआ था। गुरुद्वारों में भ्रष्ट महंत की हत्या हुई थी। ये सब चीजें जो थी ये ही हमारी घटनाएं हुई थी, और ये चीज हमने वीडियो में बहुत अच्छे से पहले एक्सप्लेन की है। तो ये इस प्रश्न में आप यही चीज लिखेंगे। दूसरे पार्ट में हम देख रहे हैं कि गांधी जी के बारे में लोग क्या समझते थे। लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा समझने लग गए थे, और एक ऐसा व्यक्ति समझते थे कि जैसे सारी मुसीबतें और गरीबी का छुटकारा गांधी जी या महात्मा गांधी ही देंगे। ठीक है, आठवां प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया था? तो एक ऐसा समय आ चुका था कि नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार ने एकाधिकार लगा दिया था और उन्होंने टैक्स लगा दिया था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों के अनुसार नमक पर टैक्स वसूली पाप है, क्योंकि ये हमारे भोजन का सबसे अभिन्न अंग है और ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में भी मिलता है। ठीक है, तो 1930 में गांधी जी और उनके समर्थक साबरमती से 240 किलोमीटर दूरी स्थित वे दांडी पर पहुंचे और वहां पे पैदल चलकर गए। उन्होंने वहां पे जाकर नमक बांटा और सार्वजनिक तौर पर सबको नमक बांटा दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम घटनाक्रम के हिसाब से देखेंगे कि 37 से 47 के बीच पर 1937 से 47 के बीच पर कि जितनी भी घटनाएं हुई उन पे चर्चा करके उसके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ वो देखते हैं। तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहा, ठीक है, लेकिन उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। मुस्लिम लीग ने 1940 में, ये 37 में हुआ, 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करी। 46 में मुसलमानों को आरक्षित सीट मिली
ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन के विफलता के बाद पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए 16 अप्रैल को उन्होंने ऐसा प्रयास करा। तो इन सब घटनाओं के बाद और इसके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ कि फाइनली विभाजन हो गया भारत देश का, जैसे हमने पहले पढ़ा था, और पाकिस्तान अलग हो गया, भारत का पूरा नक्शा ही बदल चुका था। आइए हम चैप्टर को फटाफट से दोहराते हैं और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। घटना समय रेखा करते हैं, ठीक है। 78 में आर्म्स एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट हुआ, ठीक है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 15 में महात्मा गांधी की वापसी हुई। 1919 में रोड सत्याग्रह और जालियांवाला बाग का घटना हुआ। 20 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें जो डेट्स हैं ये जो घटनाक्रम के हिसाब से आप देख रहे हैं ये परीक्षा में आपके बहुत आएंगी और ये चीजें आपको भी इतिहास के तौर पर जानना बहुत जरूरी है और इनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 22 में असहयोग आंदोलन का अंत हो चुका था। 29 में पूर्व स्वराज की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। 26 जनवरी 1930 में पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, पहला स्वतंत्रता दिवस। और उस समय पे अगर आप एक डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो उसमें पहले जो जैसे भारत का फ्लैग है, जो अभी हमारा झंडा है, उससे बहुत अलग तरीके का एक झंडा था जो बहुत अच्छी चीज है और ये सबसे पहले 1930 में मना लिया गया था। फिर दांडी मार्च भी हुआ था 1930 में ही। फिर हमने देखा 42 में कैसे भारत छोड़ने का आंदोलन हुआ। फिर स्वतंत्रता, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था फाइनली 1947 में। तो सेम चीज हम दोबारा रिपीट करके इसको फटाफट निपटाते हैं। तो हम देखेंगे कैसे 1870 के दशक में ब्रिटिश सरकार के प्रति बढ़ते असंतोष में राष्ट्रीय आंदोलनों का जन्म हो चुका था। कांग्रेस का जन्म असहयोग, सविनय अवज्ञा, रोलिंग एक्ट, इन सब आंदोलनों की शुरुआत से हुआ था। चोरा चोरी कांड के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया। फिर हमने देखा 1929 में कांग्रेस का पूर्ण स्वराज के लिए वे लड़ने का संकल्प उन्होंने ले लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ तो वैसे ही अंग्रेजों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस लीग और आपस में बातचीत शुरू कर दी थी। फाइनली हमने देखा कैसे 1930 में अंत में मुसलमानों के लिए पाकिस्तान या स्वतंत्र राज्य का मांग शुरू हो चुका था। और फिर हमने देखा था कैसे 46 तक आते आते कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। पाकिस्तान के लिए जन आंदोलन का जो हिंसक झड़पड़ था वो सब भी खत्म हो चुका था और फिर उसके बाद पाकिस्तान भारत से अलग हो चुका था, भारत को स्वतंत्रता भी मिल चुकी थी। तो इसी से हम ये चैप्टर को यही समाप्त करते हैं। इसके बाद हम पूरे चैप्टर के आखिरी वीडियो पे हम ध्यान देंगे आपके इतिहास के चैप्टर कक्षा 8 को, और उससे इतिहास का आपका कक्षा 8 का सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब ध्यान रखिएगा और बाय बाय।